बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। मैं हूं रेणुका मैम और आप और मैं मिलकर पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश के चैप्टर्स। और आज बारी है किसकी? स्क्वायर एंड अ क्यूब, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या किया था मैम? उसमें देखो, हमने स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स के बीच का रिलेशन और परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर्स, ये हमने कवर कर लिए थे। बिलीव मी, आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला, समझने वाला, कॉन्सेंट्रेट करने वाला, बहुत सारे पैटर्न्स की गुत्थियों को सुलझाने वाले टॉपिक्स कर लिए हैं। और अगर वो आपको समझ गया है तो अब ये हो जाएगा बिल्कुल ही आसान सा पीस, वो बोलते हैं ना केक वॉक, पीस ऑफ केक, बहुत ही आसान सा। ये है स्क्वायर रूट निकालना, क्यूबिक नंबर समझना, उनका कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर से जो पैटर्न है वो समझना, और क्यूबिक नंबर्स के क्यूब रूट्स निकालना। ठीक है, तो ये भी अब आज करने वाले हैं। तो बिना देर किए फटाफट स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। देखो, आपने स्क्वायर नंबर्स कर लिए ना। आपको पता है स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी स्क्वायर का एरिया आपको बता सकते हैं। किसी भी स्क्वायर का एरिया अगर नेचुरल नंबर है उसकी साइड्स, तो वो 2 नहीं होगा, वो एक स्क्वायर नंबर ही होगा। जैसे कि 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ। ठीक है, ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से समझा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें कि हम जो हमारे फिगर इट आउट में भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझो, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो एक स्क्वायर है जिसकी की एरिया आपको दे दिया गया है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक स्क्वायर नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी साइड को मैं a मान लूं, अगर मैं इसकी हर साइड को a मान लूं, स्क्वायर है, चारों साइड बराबर ही है, तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। यानी कि जैसे कि रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही है, साइड है तो साइड इंटू साइड, यानी कि a इंटू ए, यानी कि a स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर a स्क्वायर 49 है तो a क्या होगा। अब देखो, यहां पर मैं आपको एक नई टर्म बताने वाली हूं, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, मेरा यहाँ पे मोटिव ही यही है। मैं करना ही यही चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर नंबर का अगर एक कॉइन ले लो आप, तो अगर एक साइड स्क्वायर रूट है तो दूसरी साइड है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स आप कर चुके हो, अब आपको स्क्वायर रूट समझना है। यहां पर आपको पता है कि 2 का स्क्वायर नंबर होता है 4। 2 का स्क्वायर नंबर है 4, क्योंकि 2 को स्क्वायर करने से 4 मिलता है। तो 4 बोलेगा कि भाई मेरा स्क्वायर रूट जो है वो है 2। अब ये रिलेशन समझ में आया? भाई ने बोला ये मेरी बहन है, बहन ने बोला ये मेरा भाई है, तो ये जो रिलेशन है ये दोनों तरफ से है। तो अगर आप एक स्क्वायर नंबर को ऐसे लिखते हो, अगर ये 2 का स्क्वायर है और ये आपको दे रहा है 4, तो स्क्वायर रूट लिखने का क्या तरीका है? स्क्वायर रूट लिखने का तरीका है ये आपने साइन देखा होगा कैलकुलेटर में कितनी जगह, ये स्क्वायर रूट लिखने का तरीका है। अब अगर मैं बोल रही हूं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो इसका मतलब a विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट है a। बात समझ में आ गई? a का स्क्वायर है 49, 49 का स्क्वायर रूट है a। ठीक है, आगे पीछे। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 49 हम कैसे फाइंड करते हैं? मुझे 49 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो कि एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करके आ रहा हो। 7 7 जा 49 होता है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट में क्या होता है, इस रूट से अगर आपको बाहर आना है तो आपको पेयर ऑफ नंबर्स चाहिए, पेयर। अब क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर है 7 इंटू 7, तो ये आ जाता है 7। तो a मेरा होता है 7, यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। अगर मेरी ए हर साइड 7 यूनिट्स हो, 7 सेंटीमीटर हो, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? 7 इंटू 7, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट, करेक्ट। समझ में आया? स्क्वायर रूट समझ में आया, उसका सिंबल समझ में आया, और सवाल करेंगे और क्लैरिटी आएगी। चलो, ये देखो, इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इन्होंने हमें बोला कि तुम पता करो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब सिर्फ लास्ट डिजिट देखने से काम नहीं होगा कि भाई लास्ट डिजिट 4 है। 4 तो हाँ भाई स्क्वायर नंबर का एंडिंग डिजिट में आता है, तो ये हो सकता है। लेकिन अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें पता करना है कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब मैं तुम्हारे साथ मेथड शेयर करूंगी कैसे बहुत इजीली तुम कर सकते हो, क्योंकि 49 तो बड़ी इजीली समझ में आ गया था, 7 7 49 है ना। लेकिन बड़े नंबर्स तो मेरे टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? इसके लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना आता है, देखो रिवाइज भी हो जाएगा साथ साथ में। 324 को मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करती चलूंगी। ये एक इवन नंबर है तो 2 से तो 100% डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, आपसे डायरेक्ट नहीं होता तो आप लॉन्ग डिवीजन करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 81 3 से डिवाइड हो सकता है, सो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 27 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यानी कि 324 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर मैं एक 2 ले लूँ, इसमें से अगर मैं एक 3 ले लूँ और इसमें से अगर मैं एक 3 ले लूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि इनका स्क्वायर जो है वो 324 के बराबर है। विद मी, है ना, क्योंकि इनके स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 के 2 पैर, 2 का पैर, 3 का पैर, 3 का पैर, है ना। विद मी ऑन दिस, तो यानी कि 324 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 का स्क्वायर। तो हाँ, 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर रूट वाला, अभी डिस्कस किया हमने। स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18। ठीक है, समझ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ गया, आराम आराम से करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जब यहाँ पे हमने ये पेयर बनाया ना, ये बहुत ध्यान रखना है तुमने बेटा, जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे आपको भी ऐसे ही करना है। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर मीटर। ठीक है, वैसे ही स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, फिगर इट आउट का आपका क्वेश्चन है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पक्का से एग्जाम में आने वाला है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो कैसे करना है, देखो मुझे दिया है कि जो स्क्वायर है उसकी लेंथ जो है वो 441 स्क्वायर मीटर है, और मुझे पता है कि साइड का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है, मतलब एरिया जो है वो साइड का स्क्वायर होता है, जो मुझे 441 दिया है। भावना समझो, सेंटेंस के पीछे मत जाओ कि मैम ग्रामेटिकली कुछ गलत बोल रहे हो आप, रुको ध्यान दो। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे 441 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी साइड है, कितनी साइड इसकी है। कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 441 को मुझे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करूं मैम, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, 3 की डिविजिबिलिटी याद है आपको, टेस्ट कैसे डिवाइड करते हैं, आप हर डिजिट का सम करते हो और वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 4 + 4 8, 8 + 1 9, अरे 9 तो 3 के टेबल में आता है, मतलब 441 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो जल्दी से डिवाइड कर दें। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, ये भी 3 से जा रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, और 49 तो क्लियरली 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 441 को क्या, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और ये मेरे बन गए पैर जो आ जाएंगे स्क्वायर रूट से बाहर। मैंने बोला है ना, स्क्वायर रूट से बाहर आना है तो आपको पैर चाहिए, तो ये आपने 3 के एक पैर का 3 यहाँ लिखा, एक 7 के पैर का 7 यहाँ लिखा, और आपका साइड आ गया है 21, क्योंकि मीटर में था तो मैंने यूनिट लिख दी मीटर, 21 मीटर। आपने देखा कितनी आसानी से स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। चलो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करके जरूर देखना बेटा, एक दो क्वेश्चन सिर्फ वीडियो में देख लेने से नहीं होगा, आपको समझ में खुद आना चाहिए कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ रही है या आपको स्क्वायर रूट कहाँ लगाना है, आप ये भूल जाते हो। अपनी अपनी गलती आप फाइंड आउट कर पाओगे तभी उसको करेक्ट कर पाओगे, तो वो कैसे होगा, खुद से करने से। अभी ये एक लेवल अप क्वेश्चन है आपका, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया है तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आ गया ना एग्जाम में तो 3 से 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर का नहीं आता, ये 3 से 4 नंबर का आता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो, हमने सीखा है कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो सारे जो फैक्टर्स है ना वो पेयर्स में आते हैं, एम आई राइट। तो एक बार चेक करते हैं कि इसमें पेयर बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे हैं तो कहाँ कमी रह रही है। तो देखो 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, किससे जाएगा, ये 8 से एंड हो रहा है तो 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8,
2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4. ठीक है, आराम से 2 से डिवाइड हो रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12. ये भी 2 से जा रहा है. 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 8s are 16. अरे भाई बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये जा रहा है 2 से, तो हमें अभी तक कोई दिक्कत यहाँ आई नहीं है. 2 4s are 8, 2 7s are 14. अब हम आ गए 147 पे, जो कि 7 से जाएगा. 7 2s are 14, 7 1s are 7, और उसके बाद ये 3 से जाएगा. 3 7s are 21, वैसे तो 7 से भी चला जाता है, और 7 1s are 7. एंड में 1 आ ही गया और मेरी स्क्रीन बच गई है, मतलब दिख रहा है मेरे बच्चों को. तो अगर मैं 9408 के फैक्टर्स लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 बार तो मेरा 2 आया है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार मैंने 2 लिख दिया. अभी मेरे पास 2 बार 7 आया, तो इंटू 7 इंटू 7. लेकिन 3 जो है वो एक ही बार आया है, तो इंटू 3. अब यहां पर अगर 3 का पेयर होता, यहां पर अगर 3 का पेयर होता, उसका एक जोड़ीदार होता, तो ये भी एक परफेक्ट नंबर होता कि नहीं. और यही इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर आपको इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है. सबसे छोटा नंबर जिसे मुझे उससे मल्टीप्लाई करना है वो 3 है. उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आप चाहो तो कितने भी और पेयर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6. लेकिन कितने ही करेंगे ना, हमें सबसे पहला स्टेप पूछा है. स्क्वायर नंबर बनाने का पहला स्टेप क्या है? सबसे छोटा नंबर जो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ वो नंबर है 3. लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 9408 को मैं करूंगी 3 से मल्टीप्लाई, और यहां पर भी मैं करूंगी 3 से मल्टीप्लाई. ये पूरा सेम टू सेम, लेकिन इंटू 3. अब मैं थोड़ा लेजी हो रही हूं, पर तुम समझ लो, इंटू 3 भी मैंने कर दिया. ठीक है, अब ये नंबर कौन सा आया? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट. अब जो आपको नंबर मिला वो कौन सा मिला? 3 8s are 24, 2 3 4s are 12, 3 9s are 27, 28. ये आपका नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है जो आपको मिला. और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 8 2 2 4. आपने प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखो पूरा किया हुआ है इंटू 3 के साथ. तो अब आपको स्क्वायर रूट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ इन पेयर्स को एक बार लिखना पड़ेगा. तो 2, ये एक बार 2, ये एक बार 2, ये एक बार 7, और ये 3 इंटू 3 आपने जो किया है वो एक बार आ गया. और अब आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा इसका स्क्वायर रूट. करें? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56, और 56 इंटू 3, 3 6s are 18, 3 5s are 15, 16, 168 स्क्वायर रूट है हमारे नए नंबर का. समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा. अगर एक बार अगर लग रहा है मैम ने जल्दी बोल दिया, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके एक बार फिर से देख लो. ठीक है, आप स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. आपको लगे मैम स्लो कर रही है तो स्पीड बढ़ा लो, आपको लग रहा है मैम थोड़ा धीरे बोलो तो आप थोड़ा सा स्पीड उस वीडियो की स्लो भी कर सकते हो. यही तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है ना. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10. मतलब ऐसा एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढो जो कि 4 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो. अब ऐसा सवाल हमने पहले किए हैं, लेकिन वो हमने किए हैं मल्टीपल वाले में. अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर भूल जाऊं और सिर्फ ये बोलूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप बोलोगे आप इन तीनों का ऐसा मल्टीपल ढूंढ रहे हो मैम जो तीनों का कॉमन है और सबसे छोटा भी ढूंढ रहे हो. मतलब आप ढूंढ रहे हो LCM. आप क्या ढूंढ रहे हो? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अब 4 9 और 10 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? ये आपने सीखा है कैसे निकालते हैं? आपको याद है एक साथ भी निकाला जा सकता है 4 9 और 10 का. आप पहले इनके कॉमन मल्टीपल से नहीं डिवाइड करो. 2 2s are 4, 2 5s are 10. यहाँ पर अभी कुछ कॉमन वैसे दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं 3 से कर देती हूँ. 3 3s are 9 5, और अब ये कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इसको बस तब तक डिवाइड करते हो जब तक कि सारा 1 ना हो जाए. ठीक है, इतना तो आई एम श्योर आपने सीखा ही होगा. तो अब इसका LCM होने वाला है इन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 5 2s are 10, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 180 आ गया. ठीक है,
ये है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पर 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं, ये नहीं है। यहां देखो इसके फैक्टर्स आपने क्या लिखे हैं, 2 इंटू 2, 2 2 है, 3 इंटू 3, 2 3 है, लेकिन 5 तो एक ही है, 5 तो एक ही है, उसका पेयर तो है ही नहीं। अगर उसका पेयर नहीं है तो ये 100% एक स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अब हम इसके सबसे पहले स्टेप पे पहुंच चुके हैं, हमने ऐसा पहला सबसे लोएस्ट इनका कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। अब उसे हमें स्क्वायर नंबर बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। कैसे बनाया था भाई? 5 के पास उसका दोस्त नहीं है ना, 5 के पास पेयर नहीं है, दे दो इसके 5 का पेयर, बस उधर दोगे तो इधर भी दे दो। अब ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये नंबर जो हमें चाहिए था वो हमें क्या मिला, 5 0 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, ये हमें मिल गया 900। तो 900 वो नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सकता है और सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है। ठीक है, समझा? चलो अब देखो, ये क्वेश्चन आपने 100% अपनी फिगर इट आउट में देखा होगा बुक में, है ना? इसको करना, जितना ये बड़ा दिख रहा है ना, इतनी बड़ी इमेज, इसे करना उतना ही आसान है। देखो, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। अब टाइनी स्क्वायर क्या है? टाइनी स्क्वायर कौन से है? देखो ये वाला बोल रहे हैं वो, ये बिल्कुल ये छोटू सा ये वाला, ये कितने स्क्वायर्स हैं वो पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो अच्छी बात क्या है कि ये सब एक सेम ही है, ये सारी फिगर सेम ही है। तो अगर मैं एक का काउंट कर लूँ तो मुझे समझ में आया था इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, 5 इसका कॉलम है और 1 2 3 4 5, 5 इसकी रोज है। तो इसके अंदर कितने छोटे छोटे बॉक्सेस है? इसके अंदर है 5, इसके अंदर है, अगर मैं अपना छोटा वाला देखूं तो उसके अंदर है 5 इंटू 5, यानी कि इसके अंदर 25 इसके एक के अंदर है। अब ये एक कितने हैं, ये कितने, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता लगेगा अगर मैं बड़ी फिगर के रोज और कॉलम भी काउंट कर लूं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रोज है। ठीक है, और हर रो में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। यानी कि बड़े वाले में कितने स्क्वायर्स हैं? हाउ मेनी बिग स्क्वायर्स या हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? तो वो हो गए 9 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो अब तुम्हारे टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए भाई? मेरे पास 9 इंटू 9 स्क्वायर्स हैं जिनमें 5 इंटू 5 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो अब इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? इसका प्रोडक्ट है 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको मैं कर लेती हूँ 81 इंटू 25, 5 1 5, 5 8 40, और ये यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16। ऐड किया तो क्या आया? ये आया 2025, 2025 जो साल जा चुका है वो। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोला है तो मुझे दोबारा से वो प्राइम फैक्टराइजेशन लंबा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। यहाँ पर मुझे 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5 है ही, पता ही है। 9 को कैसे लिखा जा सकता है? 9 को 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो 3 इंटू 3, फिर इस 9 को भी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है ही है। और ये मेरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन भी। ठीक है, परफेक्ट, समझ आया? एक बार खुद से करके जरूर देखेंगे। चलो लेट्स मूव। अब हमें बोला है कि भाई एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 1936। अभी फाइंड करना बहुत हो गया, आ भी गया आपको, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है। अब वो सिर्फ बोल रहे हैं कि लगभग एस्टिमेट करो कितना होगा। एस्टिमेट करने का कोई मेथड नहीं होता है। एस्टिमेशन क्या होता है? अगर मैं आपको एक कोई भारी सा बैग दे दूं सब्जी का और बताऊं कि बताओ इसका वेट एस्टिमेट करो, तो आप ऐसे देखोगे कि अच्छा ये मेरे पास बुक है, ये बुक तो 1 किलो की है और ये ऐसे थोड़ा भारी लग रहा है लेकिन इतना भारी भी नहीं है, तो शायद 1 से 2 किलो होगा। ये होता है एस्टिमेशन। तो इसमें कोई ट्रिक कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ समझ के सोच के करना है कि कितना होगा। लेकिन क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है तो ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी 16 17 15 तो बोल नहीं सकते, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कैसे दिमाग लगाएंगे? देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1936। आपने जब स्क्वायर नंबर्स देखे थे तो आपने देखा था कि जब आप 10 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 100, आप जब 20 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 400, 50 का स्क्वायर किया तो कितना आया? यह है 2500, अब 1936 2500 से तो कम ही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं 30 स्क्वायर मुझे चेक करना पड़ेगा।
30 स्क्वायर आया 900, 40 स्क्वायर आया 1600, कितना आया 1600। तो यानी कि ये लाई करता है 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच में। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो मैं लिख भी देती हूँ कि ये जो मेरा 1936 है ये लाई करता है 40 के स्क्वायर के बीच में और 50 के स्क्वायर के बीच में। 50 स्क्वायर से छोटा है, 40 के स्क्वायर से बड़ा है। अब 40 और 50 के बीच में वो कौन से नंबर्स हैं जो आपको लास्ट में 6 दे सकते हैं? याद आया? लास्ट में 6 कौन कौन दे सकता है? देखो एक तो आपके एंड में हो सकता है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो है वो 16 देता है, तो लास्ट डिजिट आपकी 6 होती है। दूसरा 6 स्क्वायर हो सकता है, तो लास्ट में आपके ये भी 36 देता है, तो एंड में 6 आ सकता है। तो यानी कि अगर ये 40 और 50 के बीच में, तो या तो ये 44 स्क्वायर हो सकता है या ये 46 स्क्वायर हो सकता है। अब या तो आप इसे स्क्वायर करके चेक कर लो, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, या फिर सिर्फ एक ही नंबर का स्क्वायर करो, और वो है इसके बीच का 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर करके देखो, 45 इंटू 45, 5 5 25, 5 4 20, 21 22, 4 5 20, 4 4 16, 17 18, ये आया 5 2 0 1, ये क्या आया, ये 2025, 45 का स्क्वायर आया 2025। अब ये 2025 से छोटा है, इसका मतलब ये 45 से छोटा है, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट है 44। तो हमने निकाल लिया है 1936 का स्क्वायर रूट बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए, जो कि है 44 का स्क्वायर। इसे बोलते हैं एस्टिमेशन। सिर्फ देख के हमने अरे इसके बीच में आएगा, अरे इसके बीच में आएगा, ऐसे करके हमने निकाल दिया। अच्छा है ना, है ना, वेरी नाइस। चलो नाउ ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत अच्छी सी है। देखो, अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके पास एक स्क्वायर पीस है ऑलरेडी और उसका एरिया है 125 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर पीस क्यों लिखा है? क्योंकि अच्छा एरिया, लेकिन एरिया 125 जो है वो तो 125 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो उसको लग रहा है कि ये स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है, लेकिन ये है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ही मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपकी गणित प्रकाश में हो गई है थोड़ी सी गलती। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ठीक है। He wants to know if he can cut out a square handkerchief of side 15 centimeter. If not, he wants to know the maximum size handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with a integer side length. तो ही हैज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, पहले तो ये कर देते हैं, ये स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है। उसके पास एक कपड़ा है और उस कपड़े से वो चाहता है कि वो 15 बाय 15 का एक स्क्वायर काटे, ठीक है। अब अगर वो 15 यूनिट्स वाला एक स्क्वायर काटना चाहता है जिसकी हर साइड 15 है, तो उसको कितना एरिया लगेगा, कितना एरिया लगेगा? उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 15 करके देखे। 15 इंटू 15 कितना आता है? 15 15 जा, ये आ गया 15, ये आ गया 225, ठीक है। तो क्या इसका एरिया 225 है? बिल्कुल नहीं, उसका एरिया तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें 15 के लिए चाहिए 225, उसके पास है 125 जो कि लेस है। तो यहाँ पर आंसर आ गया नहीं। नो भाई, यू कैन नॉट कट, आप नहीं काट सकते एक ऐसा रुमाल जिसकी हर साइड 15 सेंटीमीटर हो। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, रेडी था इसके लिए। उसने कहा ओके, इफ नॉट तो फिर मुझे बताओ मैं बड़े से बड़ा कितना बड़ा हैंकरचीफ यहाँ काट सकता हूँ। अभी हमने एस्टिमेशन सीखा था, कर सकते हैं। वहाँ पे कहाँ पे अप्लाई कर देंगे? 125 किसके बीच में आता है? 10 का स्क्वायर आपको क्या पता है? 100 है। 11 का स्क्वायर कितना है? 121। 121 इससे छोटा है। और 12 का स्क्वायर है 144 जो बहुत ही बड़ा है। तो 12 सेंटीमीटर वाला ये हैंकरचीफ जो है, जो रुमाल है, ये तो ये नहीं काट सकते, लेकिन 11 स्क्वायर का ये डेफिनेटली काट सकते हैं, क्योंकि 125 जो है वो लाई करता है 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो बड़ा रुमाल तो नहीं काटा जा सकता, लेकिन छोटा काटा जा सकता है। तो इसीलिए वो 11 सेंटीमीटर की लेंथ वाला एक स्क्वायर रुमाल, एक स्क्वायर हैंकरचीफ काट सकते हैं, ठीक है। समझ गया? वेरी नाइस। मुझे अच्छा लगा यार ये सवाल, पूरा रियल लाइफ से उन्होंने उसको रिलेट कर दिया। और इसी के साथ आप स्क्वायर रूट खत्म कर चुके हैं। ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है।
चलो अब हम पहुंच चुके हैं क्यूब्स पे। क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं, क्यूबिक नंबर क्या होते हैं? अगर स्क्वायर नंबर्स वो थे जो कि आपको स्क्वायर बताते थे, स्क्वायर की डायमेंशन बता, स्क्वायर का एरिया बताते थे, तो क्यूबिक नंबर्स वो हैं जो आपको क्यूब के बारे में बताते हैं, उसके वॉल्यूम के बारे में बताते हैं। मैं बताती हूँ कैसे, समझो। जैसे कि तुमने जब एक 2x2 का स्क्वायर लिया, तुमने जब एक 2x2 का स्क्वायर लिया तो उसने तुम्हें बताया कि इसके अंदर कितने स्क्वायर्स आएंगे। करेक्ट, करेक्ट। अब हम यही चीज क्यूब में अप्लाई कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम एक क्यूब बनाते हैं तो उसमें 1 यूनिट वाले छोटे छोटे वो जो डाइस जैसे होते हैं ना, जिससे तुम खेलते हो, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी खेलते हो, अगर उन क्यूब्स को मिला के मैं बनाऊं कोई एक के बाद दूसरा क्यूब, 2 यूनिट वाला, 3 यूनिट वाला, 4 यूनिट वाला, तो कितने वो क्यूब लगेंगे, ये मेरा क्यूबिक नंबर मुझे बताने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये जो मैंने यहाँ पे क्यूब लिया है, इसकी हर डायमेंशन जो है वो 1 यूनिट है। ठीक है, अब सवाल ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ले लो, एक ही बात है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अब आपको साइड 2 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो अब तुम्हें देखनी पड़ेगी मेरी ड्राइंग, समझो ध्यान से। ठीक है, ये क्यूब है जिसकी की साइड 1 यूनिट है। ठीक है, अब तुम्हें साइड 2 यूनिट चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसके साथ एक क्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अब ये डायमेंशन कितनी हो गई, अच्छा सा बनाती हूँ यार, ठीक है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, बेकार बना। तो ये हो गई, इसकी लेंथ हो गई 2। लेकिन क्या ये क्यूब बन गया? क्या ये नेक्स्ट क्यूब बन गया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अभी एक ही सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी अभी 2 ही सेंटीमीटर है। क्यूब क्या होता है? क्यूब वो होता है जिसकी की लेंथ, जिसकी की ब्रेड्थ और जिसकी की हाइट तीनों इक्वल होती है। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 ऐसे चिपका दिए क्यूब, तो सिर्फ लेंथ 2 हुई, ब्रेड्थ तो हुई नहीं। कोई बात नहीं, इधर भी जोड़ लो एक और इधर भी जोड़ लो एक। ठीक है, और इस तरह आपको मिल जाता है एक बेस जिसमें कि आपकी लेंथ भी 2 है और आपकी ब्रेड्थ भी 2 है। ठीक है, कितने जोड़ दिए तुमने अभी 4 क्यूब्स तुम जोड़ चुके हो, है ना। लेकिन अभी क्या दिक्कत है, इसकी हाइट अभी भी 1 यूनिट ही है, इसकी हाइट अभी भी 1 यूनिट है। तो ये जो तुमने बनाया ना, ये सेम टू सेम अभी तुम्हें यहाँ ऊपर एक और बार ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो हाइट है वो भी 2 यूनिट्स की बनेगी। और जब आपने वो किया तो 4 क्यूब नीचे थे, उसके ऊपर 4 क्यूब की एक और लेयर आपने बनाई, तो टोटल क्यूब्स कितने लग गए? 8 लग गए। आपको समझ में आया? टोटल क्यूब कितने लग गए? 8 लग गए। और इसमें अब आपको मैं सिखाती हूँ सबसे इजी ट्रिक पता करने की। 2 सेंटीमीटर वाले अगर 8 क्यूब लग रहे हैं तो आप देख सकते हो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये हो गया 2 क्यूब, जो कि आंसर आया 8। अब अगर मुझे सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूंगी 3 उसकी लेंथ होगी, 3 उसकी ब्रेड्थ होगी, 3 ही उसकी हाइट होगी। तो टोटल क्यूब कितने लगेंगे? 3 3 9, 9 3 27। ये है आपका क्यूबिक नंबर। ये क्या है आपका? क्यूबिक नंबर। 1 जो है वो एक स्क्वायर नंबर भी है, एक क्यूबिक नंबर भी है, एक ट्रायंगुलर नंबर भी है। 1 तो मतलब आप उसको जिस तरह देख लो उसी तरह बन जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 8 और 27 आपको दिख रहे हैं कि क्यूबिक नंबर्स हैं। अब मैंने ऐसे और क्यूब्स बनाए हैं अच्छे से, ताकि मुझे ना बनाने पड़े, और उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक 1 का क्यूब है। लिखते कैसे देखो 1 का क्यूब? स्क्वायर कैसे लिखा था आपने? 1 का स्क्वायर लिखा था ऐसे। 1 का क्यूब हम कैसे लिख रहे हैं? 1 का क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये 2 का क्यूब है, और कैसे पता लग रहा है इसके अंदर कितने क्यूब्स हैं? हाउ मेनी क्यूब्स? तो वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 नहीं 2। तो ये भी समझो कि 2 का क्यूब का मतलब है 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, और आपको पता चल जा रहा है कि इसके अंदर 8 क्यूब लिखे हैं, तो 8 है मेरा क्यूबिक नंबर। 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का क्यूब बराबर है 27 के, और 4 का क्यूब बराबर है 64 के। इसके अंदर 64 पीसेस लिखे। अब मुझे बताओ, तुम्हारा जो रूबिक्स क्यूब होता है वो कौन सा वाला क्यूब होता है? वो ये वाला होता है। कौन सा वाला? ये वाला। जनरली ऐसे तो ये वाला भी मिलता है मार्केट में और बड़े वाले भी मिलते हैं, बट 3x3 रूबिक क्यूब जो होता है वो ये होता है। और आपको दिखती बाहर से चाहे कितने भी स्क्वायर्स दिख रहे हो, टोटल उसके अंदर कितने क्यूब होते हैं? उसके अंदर 27 क्यूब्स होते हैं। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताऊं कि यहां पर याद रखना, इनको हम परफेक्ट क्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब्स बोलते हैं। किसको? 1 को,
8 को 27 को 64 को, ये है परफेक्ट क्यूब्स। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अगर कोई बोले क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 9 को आप ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसे 3 बार सेम मल्टीप्लाई करके आप उसे लिख पाएं। तो जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर्स होते थे, वैसे ही परफेक्ट क्यूब भी होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो अभी ये देखो, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 7 यूनिट्स। तो हमें ये समझ आ चुका है कि अगर मेरे पास एक क्यूब है जिसकी की एज 7 यूनिट्स है, तो मैं पता कर सकती हूं कि उसके अंदर कितने यूनिट क्यूब्स होने वाले हैं। कैसे? 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि ये है एक 7 क्यूब। और ये कितना आएगा? 7 7 जा 49, 49 7 जा 4 7 जा 28, 28 343। तो 343 भी एक क्यूब नंबर है। ठीक है, समझ गए? आप पता कर सकते हो उसके अंदर कितने क्यूब है बाय साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इन शॉर्ट एन क्यूब याद रखो, क्यूब का साइन याद रखना है। अब हम आ जाते हैं क्यूबिक नंबर्स के पैटर्न्स में। जैसे कि हमने स्क्वायर नंबर के पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया था ना, बिल्कुल वैसे ही क्यूबिक नंबर के पैटर्न्स को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। ये देखो, ये 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, 5 क्यूब है। जरा देखो ये किस नंबर पे एंड हो रहा है। ये बात तो हमें हर जगह क्लियर ही है कि अगर कोई नंबर 1 पे खत्म हो रहा है और उसका आपको 1 मिल रहा है, तो अब जो भी नंबर 1 पे खत्म होगा उसके हमें 1 ही मिलेगा। ये अब हमारे लिए कॉमन बात है, ये हम समझते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ऐसे कोई डिजिट्स है, ऐसा कोई पैटर्न है कि लास्ट डिजिट में यही हो सकता है? जैसे कि स्क्वायर नंबर्स में क्या क्या हो सकता था? स्क्वायर नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता था कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो वो 0 होगी, या 1 होगी, या 4 होगी, या फिर वो 9 होगी, या फिर वो 6 होगी, या फिर वो 5 होगी। यही आपके पास 6 ऑप्शंस थी। अब इधर देखो, यहाँ 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, तो लास्ट डिजिट क्या है? 7, 4 का क्यूब 64, लास्ट डिजिट 4, 5 6 3 2 9 0। आपने देखा 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स हैं यहाँ पे। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है, सॉरी 6, ये रहा 6 7 8 और ये लास्ट में 9। 0 से लेके 9 तक सारी डिजिट्स आ रही हैं उसके में। तो यहाँ कोई खास पैटर्न है नहीं। आप देखकर ये नहीं बता सकते कि उसके लास्ट डिजिट देख के आप नहीं बता सकते कि उसके एंड में कोई, कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है। वो लास्ट डिजिट देख के सिर्फ स्क्वायर नंबर में बताया जा सकता है, क्यूब नंबर में नहीं बताया जा सकता। हालांकि नंबर ऑफ जीरो से बताया जा सकता है, लेकिन लास्ट डिजिट से नहीं बताया जा सकता। ठीक है, आ जाओ जी जीरोस वाले पैटर्न पे, वो भी तो जरूरी है। कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस? देखो फिलहाल जो मैंने आपको दिया हुआ है वहां पर मैंने आपको 10 दिया हुआ है, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपके पास आ गया 1000। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने 20 का दिया, उसमें भी एक ही जीरो है। ठीक है, लेकिन इस बात को समझो कि यहां पर आपके पास था एक जीरो, और इसके क्यूब में कितने जीरो हो गए? 3 जीरोज हो गए, राइट। अब मैं एक वाला ले लिया था, एक इज एन ऑड नंबर, अब इवन नंबर भी ले लेती हूँ, 100 ले लेती हूँ। 100 का क्यूब जब आप करेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यानी कि जब 3 जीरोज थे तो वो कितने हो गए? वो 6 जीरोज हो गए। यानी कि हर बार हो जा रहा है 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि हर बार नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जा रहा है? 3 का मल्टीपल आ जा रहा है। या तो 3 जीरोस होंगे या 6 जीरोस होंगे। अब इसके बाद अगर मैं 1000 ले लूं और 1000 का क्यूब कर दूं तो जीरोस कितनी बार आएंगे? 3 3, अच्छा 1000 तो मैं 3 3 और 3, तो ये हो गए 9। तो इस बार मैं देख रही हूं कि हर बार 3 का मल्टीपल आ रहा है। या तो 3 जीरोस होंगे, या 6 जीरोस होंगे, या 9 जीरोस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 3 3 9, 3 4 12 जीरोस होंगे। तो कैन अ क्यूब नंबर एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस? नो, वो सिर्फ स्क्वायर नंबर से एंड होते हैं। क्यूब नंबर 3 के मल्टीपल्स में ही आपको मिलेंगे। 3 6 9 12, इतने ही जीरोस उसमें होने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम आ चुके हैं नेक्स्ट सवाल में, जो आपको बोल रहा है कि आपको अब पैटर्न ऑब्जर्व करना है। किसमें?
perfect cubes and consecutive odd numbers, perfect cubes and consecutive odd numbers. आप कहोगे मैम consecutive odd numbers का तो हमने स्क्वायर में भी सीखा था, तो क्या स्क्वायर और क्यूब नंबर सेम ही चीज होती है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप ये सम देखोगे तो आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। देखो 1 तो 1 ही है, ठीक है। अब ये 3 + 5 आपको क्या देता है? 8 देता है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 5 को छोड़ दो, 7 8, नेक्स्ट 3 कौन से है? 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाता है 3 का क्यूब, यानी कि 27। 11 + 9 + 7 हो 11 + 9 20, 20 + 7 27। यहाँ पर भी दो, आपने 2 ऑड नंबर लिए थे तो मैं यहाँ पे 2 का क्यूब लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 का क्यूब आएगा और यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा। ये स्क्वायर नंबर से कैसे डिफरेंट है बच्चा? क्योंकि स्क्वायर नंबर में अगर आप याद करो तो आप जो ऑड नंबर्स का सम लेते थे ना, वो हमेशा 1 से स्टार्टिंग लेते थे। आप लेते थे 1 + 3, फिर आप लेते थे पहले 1 लिया, 1 + 3 लिया, फिर 1 + 3 + 5 लिया, फिर 1 + 3 + 5 + 7 लिया, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर मैं सिर्फ 4 क्यूब देखूं तो वो 13 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पता करना यहाँ पे मुश्किल है कि भैया कौन से ऑड नंबर से सम लिखना है। लेकिन क्या पैटर्न यहाँ पर समझ में आ रहा है, वो ये है कि हर क्यूब नंबर, एवरी क्यूब नंबर कैन बी रिटन, उसे लिखा जा सकता है एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। आप उसको लिख सकते हो। वो कौन से नंबर्स होंगे ये पता करना मुश्किल है, क्योंकि स्क्वायर नंबर में तो पता करना आसान है। अगर आप 6 का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स चाहिए, 1 3 5 7 9 11, ऐसे करके आप 5 शुरू के 6 ऑड नंबर्स ले लो, उनको ऐड कर दो। अब इसमें वो आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से नंबर ऐड करने हैं। वो आप ट्रायल एरर से भी कर सकते हो, पैटर्न्स भी ढूंढ सकते हो, फॉर्मूला भी ढूंढ सकते हो, उसके भी बहुत तरीके हैं 100%। लेकिन शुरुआत से नहीं है, ये बात की क्लैरिटी हमको है। लेकिन इससे हमें समझ में आता है कि हर क्यूब नंबर है वो सम ऑफ ऑड नंबर्स लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं क्यूब रूट्स पे। जैसे स्क्वायर रूट निकाले थे वैसे ही क्यूब रूट भी निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें क्यूब रूट का जो सिंबल है वो बताती हूँ। स्क्वायर रूट का क्या सिंबल था, ये है ना। क्यूब रूट का भी यही सिंबल है। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर ये जो इसका कान है, इस कान पे आपको 3 लिखना होता है। आप चाहो तो स्क्वायर रूट में 2 भी लिख सकते हो, लेकिन हम उसको बेस लेके चलते हैं, हम वहाँ पे 2 नहीं लिखते। हम समझ जाते हैं कि वहाँ 2 ही है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, और अगर कुछ और है तो आपको लिखना पड़ता है। तो ये हो गया क्यूब रूट का साइन। अब आपसे पूछा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। हमेशा बेटा ये 2 शब्दों के बीच में ध्यान देना। कौन से शब्द हैं? व्हाट इज द क्यूब ऑफ एंड व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ। इसका अंतर पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे एक 64 का क्यूब बताओ, तो इसका मतलब 64 का क्यूब बताओ, तो इसका मतलब है 64 का क्यूब, यानी कि 64 × 64 × 64। ठीक है, बात समझ आई। जब मैं आपको बोलूं कि आपको मुझे क्यूब रूट ऑफ 64 बताना है, इसका मतलब ये करना है, आपको ढूंढना है वो नंबर जो कि 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 आया है। इसका रूट, इसकी जड़ कहाँ है, वो कौन सी जड़ है जो 3 बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर हमें दे दी है। ये सवाल का अंतर याद रखना, ठीक है। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने स्क्वायर रूट में किया था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 64 का यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देती हूँ। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, तो अभी मेरे को समझ में आ गया कि भाई जो 64 है, यहां लिखती हूँ, ये जो 64 है ये लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6, 6 2 के प्रोडक्ट से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहती हूं तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझे 3 ग्रुप देखने हैं। ये देखो, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, यानी कि 2 × 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, करेक्ट। यानी कि ये 4 जो है ये 3 बार आ रहा है, यानी कि 64 इज इक्वल टू 4 × 4 × 4, और इसका क्यूब रूट इसलिए होगा 64 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी यही बात सिंपल तरीके से कैसे करोगे, बिना ऐसे सोचे कि मैं 3 ग्रुप्स बनाऊं। यहां पर देखो, तुम हर 3 के लिए एक 2 लिख सकते हो। ये 3 2 के लिए एक 2, ये 3 2 के लिए एक 2।
तो ये तुम्हारा अगर क्यूब रूट निकालने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारा ये क्यूब रूट से में से ये बाहर आ जाएगा। जैसे आपके उसमें पेयर होते थे वो बाहर आ जाते थे ना, इसमें ट्रिपलेट्स हैं जो बाहर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाता है और क्यूब रूट ऑफ 64 4 आ जाता है। ठीक है, एक और सवाल करके दिखाती हूँ तो और क्लैरिटी तुमको आ जाएगी। 512 करके देखते हैं अभी। 512 का सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और उसके बाद तो वही आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। ये सारे 2 के मल्टीपल ही दिए हैं क्या हमें फिगर इट आउट में, और ये 2 1 ज़ा 2। तो 512 को आप कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले तो अब मैं इसको बिल्कुल वैसे करूँगी जैसे मुझे एग्जाम में करना है, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू, अब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस क्यूब रूट के अंदर ही लिखूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बारियां आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं बनाऊंगी इसके ट्रिपलेट। स्क्वायर्स में क्या बनाती थी मैं, पेयर। यहाँ पे मैं बनाऊंगी ट्रिपलेट 1, ट्रिपलेट 2, ट्रिपलेट 3, और हर 2 के लिए अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2। सॉरी, अगर मैंने इसको लिख दिया तो फिर ये स्क्वायर रूट का साइन, क्यूब रूट का साइन नहीं आएगा। ये बाहर आ गए ना क्यूब रूट से, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि क्या होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यानी कि जब आप 8 का क्यूब करते हो तो आपको 512 मिलता है, और इसीलिए 500 का क्यूब रूट है 8। ठीक है, शब्दों के खेल को समझ गए? ठीक है, अब ये 729 का जो मुझे करके दिखाएगा कमेंट सेक्शन में, उसको मैं एक हार्ट दूंगी, वहां पे एक आइकन होता है ना हार्ट का, 100% करेक्ट करके दिया तो। ठीक है, चलो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। डिवीजन में बहुत गलती होती है जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, क्योंकि हैबिट छूट जाती है ना, छोटी क्लास में कर रहे होते हैं, फिर बड़ी क्लास में आते आते भूल जाते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करना। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10648, ये आपके फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। अभी तक तो हम कर रहे थे प्रैक्टिस, अब बड़े नंबर को करने के लिए भी मेथड तो देखो सेम ही है, मेथड तो देखो सेम ही है, लेकिन बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है। चलो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, देखो मैं सीधा 2 से क्यों स्टार्ट कर देती हूँ, मुझे दिख गया वो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब 1 3 3 1 किसके टेबल में आता है भाई, बड़ा मुश्किल है पता करना, क्योंकि 3 के टेबल में तो नहीं आता। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपके पास ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं जिनमें आप अटक जाते हो, और तब आपको हेल्प मिलती है प्रैक्टिस की। जितना इन क्वेश्चंस के सामने आओगे ना, उतना याद ही होता चला जाएगा। देखो 1 किस किस के टेबल में आता है, अगर 3 7 ज़ा 21 होता है और लास्ट में 1 आता है, इसका मतलब आप ऐसे प्राइम नंबर्स चेक कर सकते हो जैसे कि 13 आप चेक कर सकते हो, या फिर आप 7 से चेक कर सकते हो, या फिर आप 19 से चेक कर सकते हो। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनसे आप चेक कर सकते हो, और करने के बाद आपको 1 3 3 1 देखते ही याद आ जाएगा। अब देखो मुझे लगता है ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, ये देखो 1 3 3 1, 7 से एक बार करके देखती हूँ। 7 1 ज़ा 7, कितना आया 63, ये आया 7 9 ज़ा 63, मेरा बिल्कुल गलत था, ये 7 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये 7 से तो डिवाइड, ये 7 से तो डिवाइड हुआ नहीं, तो नेक्स्ट नंबर मैं ट्राई कर सकती हूँ, वो है 11। 11 से अगर मैंने इसे डिवाइड किया, अरे इरेजर तो दोस्त मेरा बना ही नहीं। 1 3 3 1 11, 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे आया 2 3, 11 2 ज़ा 22, यहाँ पर आया 1, और ये मैंने 1 नीचे लिया तो आया 11, और 11 1 ज़ा 11, तो यानी कि 11 से जा रहा है, तो 11 121 ज़ा 1331। अब 121 तो 100% हमने स्क्वायर नंबर्स में भी सीखा है, 11 11 ज़ा 121 होता है, और 11 1 ज़ा 11। तो अब मैं कैसे लिख सकती हूँ भाई अपने क्यूब रूट वाले नंबर को, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल टू क्यूब रूट, अब 10648 को मैं उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब क्या होगा, क्यूब रूट से बाहर आएंगे, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, कोई बच तो नहीं रहा, नहीं कोई नहीं बच रहा, तो 2 इंटू 11, और ये आ गया 22, मतलब अब 22 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 10648, इसलिए 10648 का क्यूब रूट है 22। ठीक है, चलो
What number will you multiply by 1323 to make it a cube number? बिल्कुल स्क्वायर नंबर की तरह है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आपको देखना है कि क्या ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, अगर नहीं बन रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। यही स्टेप्स हमने स्क्वायर के लिए किया था। क्या डिफरेंस था, बस ट्रिपलेट की जगह हम क्या देखते थे, हम पेयर्स को देखते थे, है ना। तो स्टार्ट करने के लिए 1 3 2 3 से आप क्या करेंगे, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 49 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो आप अगर 1 3 2 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 का ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करके इसे एक क्यूब नंबर बना सकते हैं। आप इसको दे सकते हैं इसका मिसिंग पीस, जो क्या है 7, लेकिन अगर आप 7 से इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई दिस बाय, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 7। 7 से मल्टीप्लाई करते ही राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 2, और हमारा ये क्यूब नंबर परफेक्ट क्यूबिक नंबर बन जाएगा। चलो अभी आ जाओ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में। अगर अब तक आपने जो समझा है वो आपको अच्छे से समझ गया है तो ट्रू फॉल्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम हर एक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, अब ये ट्रू है कि फॉल्स है चेक कर लेते हैं। आपने देखा 1 का, अब ये क्यूब ऑफ ऑड नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, तो मैं 1 का क्यूब देखती हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, ऑड का ऑड है, ये तो बोल रहे इवन होगा, ये तो गलत बोल रहे। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 3 का क्यूब क्या आता है, यह आता है 27, यहाँ ऑड का ऑड ही है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है आपका 5 का क्यूब, तो उसके भी एंड में 5 आएगा, वो भी क्यूब, वो भी ऑड ही होगा। 7 का क्यूब क्या आएगा, वो भी ऑड ही आएगा, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 और 9 इंटू 7 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो वो भी ऑड ही आएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो वो भी ऑड ही आएगा। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जब भी हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो हमारा जो क्यूबिक नंबर आता है वो भी ऑड नंबर ही होता है। तो इन्होंने जो इवन लिखा है वो क्या हो गया, वो हो गया फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। भाई गलत बोली आपने ये बात, हमारा एक भी एग्जाम्पल यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। रुको मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ फॉल्स। ठीक है, समझ हमें आ चुका है। There is no perfect cube that ends with 8. There is no perfect cube that ends with 8. अब अगर आपने लास्ट डिजिट वाला पैटर्न वाला मेरे साथ किया था तो आपने देखा था कि भाई क्यूबिक नंबर ऐसे हैं जिसमें कि सारे ही डिजिट आपको एंड में नजर आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100% आपको नजर आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप 2 का क्यूब देख करके देख लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अपने आप में दिखा रहा है कि ये 8 ही आएगा। अब 2 का क्यूब 8 है तो 12 के क्यूब की लास्ट डिजिट भी 8 ही होगी, 22 के क्यूब की लास्ट डिजिट भी 8 ही होगी। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी है बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अब ये हमें कैसे पता, हमें क्या सपने में आएगा, हम करेंगे एस्टिमेशन मेथड से। सीखा है ना हमने, भाई घूमते हैं जरा क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। आपको देखना है क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो उसके लिए सबसे छोटा क्यूब किसका निकाल सकते हो आप, 10 का निकाल सकते हो। 10 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है, ठीक है। उसका अगर आपने क्यूब किया तो आपको क्या मिलता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, और वो आ जाता है 1000। और ये कितनी डिजिट्स है, ये कितनी डिजिट्स है, ये 4 डिजिट्स हैं। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर लेके भी मुझे 4 डिजिट का क्यूबिक नंबर आ रहा है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर आएगा। बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। पसंद नहीं आई हमको, गलत गलत बोलते रहते हैं। चलो स्टेटमेंट नंबर 4 पे आ जाओ। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, 7 और मोर। अच्छा ठीक है, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है ना। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और 99 पे खत्म हो जाते हैं। तो अब मुझे देखना है कि भाई इनकी रेंज कितनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक क्यूबिक नंबर मैं कवर कर सकती हूँ। तो 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब है तो वो 4 डिजिट का आ रहा है, ये मैंने देख लिया। 99 का क्यूब करके दिखा सकते हो मुझे, देखो 9 9 ज़ा 81, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा कर लेती हूँ। 9 9 ज़ा 81 प्लस 8 हुआ आपका 89, और सेम इधर आएगा 891, तो
तो ये आया 9801 और 9801 काम बचा है अभी। 9801 को फिर से आपको 99 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि क्यूब है ना। 9 1 9, 0 9 8 72, 9 81 प्लस 7 हो गया 88। सेम नंबर, बस इतना ही आराम है जिंदगी में कि सेम ही नंबर नीचे भी आने वाला है। तो जब मैं इसको कर रही हूँ ऐड, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन सभी गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पर 10 के क्यूब में मुझे 4 डिजिट नंबर आया और 99 के क्यूब में मैक्सिमम मेरे पास कितना गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट गया। तो 99 का क्यूब जो है उसमें मेरे पास आई है 6 डिजिट। ठीक है, अब स्टेटमेंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। मतलब 4 डिजिट हो सकती हैं, 5 डिजिट भी हो सकती हैं और 6 डिजिट भी हो सकती हैं। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 99 सबसे बड़ा था भाई 2 डिजिट नंबर, उसके बाद तो 100 है। और ये मुझे बोल रहे हैं दैट अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। नहीं भाई, 7 नहीं हो सकती, गलत बात। 6 डिजिट इज द मैक्सिमम लिमिट दैट इज देयर। तो ये स्टेटमेंट भी इनकी फॉल्स है। भाई इन्होंने कुछ सही बोला है लाइफ में कि नहीं बोला है? बड़ा आसान है, देखो मैं पूरा साफ कर देती हूँ अपना स्क्रीन और बड़ी इजीली यहाँ लिख दूंगी फॉल्स 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 फॉल्स। भाई एक तो करेक्ट स्टेटमेंट दे दो। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाई फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो आपको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ क्यूब नंबर्स यहाँ पे लिख लेती हूँ। 1, उसके बाद 8, उसके बाद 27। ठीक है, चेक करते हैं। 1 का फैक्टर एक ही है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है। ठीक है, 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 8 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है और 8 से डिवाइड हो सकता है। कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर आ गए इसके 4 फैक्टर ऑलरेडी आ चुके हैं। 27 की बात करूँ तो 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 9 से हो सकता है और 27 से हो सकता है। तो अगर आप 1 को कंसिडर कर रहे हो तो ये इवन नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 को छोड़ दो तो अदर देन 1 इट कैन हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पर तो मैं इसको फॉल्स ही लिखूंगी क्योंकि मैं तो इसके सारे फैक्टर्स देख रही हूँ 1 को मिला के, इसलिए मेरे लिए ये है फॉल्स। ठीक है, और इसके साथ अब हम आ चुके हैं लास्ट के क्वेश्चंस में, जो मुझे बोल रहा है दैट यू आर टोल्ड। देखो अब ये क्वेश्चन चाहे एक ही हो आपकी बुक में, लेकिन इसे करने का जो मेथड है ना वो बहुत 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 मज़ेदार है। मतलब सारे क्यूब रूट स्क्वायर रूट एक तरफ, और इसको करने का जो मज़ा है वो बिल्कुल एक मैजिक ट्रिक की तरह है। तो ध्यान से सुनना इस सवाल को। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, माफी परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज? एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड सिमिलरली गेस, इनका भी आपको गेस करना है। गेसिंग वर्क लाइक अ मैजिक। तो इसका एक बहुत मजेदार ट्रिक है, जरा ध्यान से समझो। 1331, जब भी आपको किसी नंबर का ऐसे इसका क्यूब रूट निकालना हो तो स्टेप 1 ये है कि उस नंबर को 3 हिस्सों में बांटो, 3 हिस्से। अब ये बड़े नंबर पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है? फिर मत बोलना कि मैम 8 में कैसे मैं 3 नंबर पे बांटूं। भाई 8 का तो तुम्हें पता ही है 2, उसमें क्या गेस करना है? इधर आ जाओ, इसको इधर से 3 ग्रुप में बांटो। ये एक ग्रुप में बट गया, अब इसके बाद कोई ग्रुप नहीं बन रहे, छोड़ दो। ठीक है, जो बच गया वो छूट गया। अगर होता तो 3 होते तो ग्रुप बना देते। अब ये 331 जो है, इसका तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका सिर्फ लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट 1। क्या तुम्हें याद है कि लास्ट डिजिट 1 किस डिजिट को क्यूब करने से आती थी? देखो 1 को क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 को क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा। और तुम्हें पता है कि 1 से लेके जब तुम 0 तक जाते हो तो हर बार एक अलग डिजिट आती है, हर बार क्यूब करने से एक अलग डिजिट मिलती है। तो सिर्फ वो 1 है जिसको क्यूब करने से 1 मिलता है। तो अगर 1 को क्यूब करने से 1 मिलता है तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसको देखो और मुझे ये बताओ कि 1 क्या एक क्यूब नंबर है? हाँ बिल्कुल है। किसका क्यूब है? 1 का। तो ये हो गया 11 और आंसर आ गया। देखो मेरे जो 2 सवाल थे उन सवालों के जवाब अगर आप पता कर लो तो आप आराम से लिख सकते हो। तो 1331 का क्यूब रूट है 11। ठीक है, अब ये बहुत आसान था, लेकिन मेथड अगर इसे समझ गया है तो बाकी भी समझ जाएगा। 4913 करके दिखाती हूँ। ठीक है, 4913 स्टेप नंबर 1, इधर से 3 का एक ग्रुप बनाओ, बन गया, 4 छूट गया। अब 3 किसके में आता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 नहीं आता, 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा नहीं आता, 7 7 ज़ा 49, 9 7 ज़ा 63। हाँ 7 वो है, 7 वो नंबर है जिसको जब क्यूब करते हैं तो उसके वंस प्लेस में आता है 3, उसके वंस प्लेस में आता है 3।
तो इस 3 डिजिट के लिए मैं सिर्फ लिख दूंगी 7। मजा आया, मजा आ रहा है ना? चलो अब आ जाओ 4 पे। क्या 4 एक क्यूब नंबर है? नहीं नहीं मैम, 4 क्यूब नंबर नहीं है, 1 जितना आसान नहीं होने वाला है ये। शांत भीम शांत, बहुत आसान है ये भी। अगर 4 एक क्यूब नंबर नहीं है तो तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि ये किन 2 क्यूब नंबर्स के बीच में आता है। देखो ये आता है 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में। एम आई राइट? एम आई राइट? यस। तो आपको छोटा वाला नंबर ले लेना है, बस आप ले लो 1। 17 आ गया आपका, क्यूब रूट ऑफ 4913 17। अब आप बोलोगे मैम तो प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत ही क्या है? बहुत जरूरत है बेटा, हर जगह काम नहीं करता है, हर नंबर ऑफ डिजिट्स में काम नहीं करेगा। और नंबर भी तो चाहिए, स्टेप्स में मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? वहां लिखा होगा सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप करके आ जाओगे एस्टिमेशन मेथड से। ठीक है, 1 to 163 मैं करा रही हूं, ये 3 to 768 मेरे बच्चे मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया तुमको कि नहीं आया? कैसे पता चलेगा? 1 2 1 6 7। ठीक है, अब ये लास्ट का ट्रिपलेट का आपने एक ग्रुप बना लिया, 2 नंबर बच रहे हैं, बचने दो, हमें क्या दिक्कत है लाइफ में। 167 कौन सा नंबर है जिसको क्यूब करने से लास्ट में 7 आता है? 3 3 9, 9 3 27। तो 3 वो है। जब आप 3 का क्यूब करते हो, इरेजर तो मेरा दोस्त अभी तक बना ही नहीं। जब आप 3 का क्यूब करते हो तो आता है 3 3 9, 9 3 27, लास्ट में आपके 7 आता है। तो यानी कि 167 में भी आपने सिर्फ 7 को देख के लास्ट की डिजिट डिसाइड कर ली, जो कि है 3। ठीक है, अब 12 किन 2 क्यूब नंबर्स के बीच में आता है? 2 क्यूब है 8 और 3 क्यूब है 27, यानी कि वो इन दोनों के बीच में लाया करता है। तो आपको बस ये ले लेना है छोटा वाला, 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाया करना है, तो आपको 2 ले लेना है और आपका क्यूब रूट ऑफ 12163 आ गया 23। मजा आया इस मेथड में? मजा आया तो जरा लाइक का बटन दबा दो जरा जल्दी से कि भाई ये हुआ ना मेथड कि कुछ दोस्तों को भी करके बताए और फटाफट फटाफट आंसर दे। मैथ्स करने का यही तो मजा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो इसमें हमें पता करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। अब देखो इसमें रीजनिंग लगानी है, आप कोई भी रीजनिंग लगा सकते हो, आपको जो मेथड आते हैं आप वो कर सकते हो। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट एक मेथड है वो समझा देती हूँ, जिससे कि आप इन सबको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाओ। वैसे तो आप इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो और दोनों को माइनस कर दो, और ये आप हर नंबर के साथ कर सकते हो और फिर बता सकते हो कौन सा ग्रेटेस्ट है। दूसरा तरीका से करने का क्या है मैं बताती हूँ। देखो ये तुम्हें किस फॉर्म में दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में, राइट? अब मुझे मालूम है कि अगर मैं a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अगर लगाऊं तो वो क्या होता है? वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, अब इसमें से मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? उसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगी, a माइनस बी होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये माइनस इधर प्लस हो गया, माइनस a माइनस बी, और ये आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इस फॉर्मूले को यूज करने में मुझे क्या मदद मिलेगी? मैं डायरेक्ट क्यूब ना कर दूं, फॉर्मूला इसलिए मदद करेगा क्योंकि a माइनस बी, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स है, तो a माइनस बी से मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा, इस a माइनस बी से मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3ab में सिर्फ मुझे यही सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? देखो ये मुझे सॉल्व करना है, जो कि है 1 प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 67 इंटू 66 मल्टीप्लाइड बाय 1, जो कि आपको 1 ही आएगा, तो मैं इंटू 1 लिख देती हूँ। ये आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब दे देगा। अब अगर आप 3 इंटू 67 इंटू 66 करके उसमें 1 को ऐड कर दो तो आपको पहला वाला मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपको 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब भी करना है। 1 प्लस 3 इंटू 43 इंटू 42 इंटू 1 में लिख ही नहीं रही, तो ये भी आपको सेकंड वाले का आंसर दे देगा। कैलकुलेशन बच्चे खुद करेंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। फिर से a माइनस बी, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, तो 67 माइनस 66 मुझे 1 दे देगा। तो मुझे करना क्या है? सिर्फ मुझे 67 प्लस 66 यहाँ पर करना है, जो कि आएगा 133। 133 इंटू 1 मुझे 133 दे देता है। और अब इसके लिए तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी, मुझे इन दोनों का सम चाहिए, तो ये आ गया 85। तो जब आप आइडेंटिटीज यूज करते हो तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान
हो जाती हैं। तो ये दोनों तो हमने कर लिए, ये दोनों आप इन दोनों से सॉल्व करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि आपका सबसे बड़ा क्या आता है। वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, तुम्हें पता है कि तुम इन दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 प्लस कर रहे हो, तो ये जो 67 और 66 बड़े वाले नंबर है यही बड़े आएंगे, यही बड़े आएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर है 3 इंटू 67 इंटू 66। ये 133 और 85 से तो 100% ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 67 क्यूब माइनस 63 क्यूब। ठीक है, अब ये भी एक पैटर्न है जो हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, बहुत मजेदार पैटर्न है। इसमें आपको देखकर ऐसे मजा आया कि अरे यार ये मैथ्स की दुनिया कितनी मजेदार है, कुछ भी हो रहा है यार यहाँ पे। अब देखो सक्सेसिव डिफरेंसेस, मतलब एक के बाद एक डिफरेंस आपको करना है और मैं आपको स्क्वायर्स का और क्यूब्स का दोनों का करके बताने वाली हूँ। दोनों में एक एक पैटर्न होता है। स्क्वायर नंबर्स ले लूँ सबसे पहले मैं, 1 4 9 27, नहीं 27 कहाँ से आ गया मैम, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। क्यूब नंबर किया ना, स्क्वायर नंबर ही भूल गई मैं। ठीक है, और क्यूब नंबर्स लिख लूँ, थोड़े क्यूब नंबर्स भी लिख लेते हैं। 1 ये आ गया 8, 27 और 64, इतने ही लिख रही हूँ अभी मैं। अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, अगर आपको इसमें आपको बोला है कि आपको सक्सेसिव डिफरेंस करना है, मतलब एक के बाद एक का डिफरेंस लिखना है, तो सबसे पहले लेवल 1 और 4 का डिफरेंस कितना आया, 1 और 4 का डिफरेंस यानी कि 4 - 1, डिपेंड नहीं करता कौन सा पहले कौन सा बाद में, दोनों का डिफरेंस है 3। अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस किया 16 - 9 तो कितना आएगा 7, और 26 - 16 किया तो कितना आएगा, वो आएगा 9। ठीक है, अब एक के बाद एक डिफरेंस करना है, तो अब मैं लेवल 2 पे जाती हूँ। जो मेरे पास अब ये पैटर्न बना, इसमें भी मैं माइनस करूंगी और ये क्या आएगा, 5 और 3 का क्या डिफरेंस है 2, 5 और 7 का 2, 7 और 9 का 2। आप देख रहे हो कि सारे के सारे एंड किस पे हो रहे हैं, 2 पे एंड हो रहे हैं, सारे के सारे 2 पर एंड हो रहे हैं। अब अगर आप करने लगे इससे आगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो एक पैटर्न समझ में आया कि सक्सेसिव डिफरेंस अगर करोगे तो एंड किस में हो रहा है, 2 में। अब क्यूब में तुम्हें क्या लगता है, कोई पैटर्न मिलेगा? चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम लेवल 1 चेक करते हैं। 1 और 8 का डिफरेंस कितना है, 7। 8 और 27 का डिफरेंस है 19। 27 और 64 का डिफरेंस है 37। ठीक है, अब लेवल 2 पे आ जाते हैं। हम तो भाई करते रहेंगे जब तक हमें मिलता नहीं। यहाँ पर 7 और 19 का डिफरेंस कितना है, ये आ रहा है 12, और 19 और 37 का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18। और उसके बाद जब मैं लेवल 3 पे जाऊंगी तो यहाँ पे मुझे इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलता है, ये मिलता है 6। अब मेरा यहाँ पे खत्म क्यों हो गया, क्योंकि मैंने और नंबर नहीं लिए थे, तो मैं एक और नंबर यहाँ पर ले लेती हूँ। 5 का क्यूब इज 125। तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लेवल 1 में करूँगी तो कितना आएगा, ये आएगा 61। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिया तो कितना आया, ये आया 11 - 7 विच इज़ 4 एंड 5 - 3 विच इज़ 2, और 18 और 24 का कितना आया, ये आया 6। और मैं देख रही हूँ कि ये सब के सब किस पे एंड हो रहे हैं, ये लेवल 3 पे आके सब के सब 6 पे एंड हो रहे हैं। ये लेवल 2 में ही 2 पे एंड होने लग गए थे, उसमें 3 लेवल लगे, उसमें 2 लेवल लगे। ऑब्वियसली वो स्क्वायर नंबर है, उसका 2 से ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, इसका 3 से रिलेशन है। तो ये ऐसे मैथ्स के बहुत सारे मज़ेदार पैटर्न हैं जो आप बैठे बैठे ढूंढ सकते हैं। ऐसी एक रामानुजन हार्डी नंबर भी है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो एक टैक्सी नंबर है, और उस क्यूब नंबर की बहुत सारी स्पेशल बातें हैं। अपनी बुक को खोलो और उसको पढ़ो, क्योंकि ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में नंबर्स दिखाई देते हैं, है ना। चलो अब इसी के साथ हम करते हैं अपनी क्लास खत्म। हमारा चैप्टर भी स्क्वायर और क्यूब जो है पूरा खत्म हो चुका है। पार्ट 1 तुमने देखा ना, पार्ट 2 हमने अभी अब कवर कर दिया। फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। एग्जाम में ध्यान से उनको स्टेप वाइज करना, जैसे समझाया वैसे ही। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।